है ना? ठीक है, पहले 2 मिनट देखो बायोलॉजी समझा देते हैं। बायो का मतलब क्या होता है, जिसको आए बीच में बोल देना। बायो मतलब क्या होता है? लाइफ, जीवन। बायो का मतलब लाइफ यानी कि जीवन, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी यानी कि अध्ययन। तो बायोलॉजी क्या है? जीवन का अध्ययन। जीवन के अध्ययन को क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। हमें स्टॉप करो। का मतलब है लाइफ यानी कि जीवन, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। सभी सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं ना, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग चीजों की स्टडी करते हैं। तो लाइफ की स्टडी जिस सब्जेक्ट में करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? बायोलॉजी कहेंगे। अब जब लाइफ बताया तो लाइफ हम लोग जानते हैं कि लाइफ का मतलब जितनी भी लिविंग चीजें हैं उन सभी में लाइफ होती है, और लिविंग चीज के लिए उसके कुछ कैरेक्टर हैं। सजीव किसको कहेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी सजीव, जिसमें जान हो, लाइफ हो, किसको बोलते हैं? जिसके अंदर कम से कम 3 लक्षण हो। पहला लक्षण जिसको हम रेस्पायरेशन बोलते हैं, यानी कि वो श्वसन करे। लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? जिसमें सांस लेने की कैपेसिटी हो, O2 CO2 का एक्सचेंज होता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरा लक्षण क्या है? फूड, भोजन की आवश्यकता जिस चीज को हो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और तीसरा क्या है? ग्रोथ, जिसमें वृद्धि होती हो। और भी लक्षण है लेकिन ये 3 मस्ट हैं। ये 3 लक्षण जिसमें होंगे वो सभी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सजीव है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी आप ये कहिए कि ये लक्षण जिसमें हैं उनकी स्टडी को भी बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चाहे आप ये सारे अलग अलग कैरेक्टर के नाम बताओ और या एक वर्ड में बोल दो बायोलॉजी। जैसे अभी देखिए हम लोग एग्जाम देते हैं, पीएचडी के टाइम एक एग्जाम होता है नेट का एग्जाम, उसे बोलते हैं नेट। तो उसमें जब आती है ना फॉर्म भरने के लिए, अभी कल फॉर्म आया है, तो उसमें बायोलॉजी कहीं नहीं लिखी, उसमें लिखा है लाइफ साइंस। तो हम लोग बहुत टाइम तक ढूंढा करते हैं कि बायो की सीट कहाँ है, उसमें बायोलॉजी कहीं लिखी ही नहीं रहती। क्या लिखा रहता है? लाइफ साइंस। लाइफ साइंस को ही बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे मकसद क्या है कि बायोलॉजी के बारे में सबसे पहले जिसने बताया या बायोलॉजी के जो जनक कहलाते हैं वो कौन है? अरस्तु, एरिस्टोटल। इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? एरिस्टोटल। और नाम क्या है हिंदी में? अरस्तु प्रोनाउंस करते हैं। कहां के हैं? ग्रीक के। ग्रीक समझते हैं ना चीजें, जहां के अरस्तु, वो नाम सुने सुकरात का, सोक्रेटिस, प्लूटो, है ना, ये सारे नाम अलग अलग है। अब बायोलॉजी के बारे में जब पता चला तो लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए गए कि 2 तरह से हो सकते हैं, एक जो एनिमल्स की कैटेगरी होगी और दूसरी जो प्लांट्स की कैटेगरी होगी। तो एनिमल की स्टडी जो करेंगे उसे हम कहेंगे जूलॉजी, एनिमल की कैटेगरी को जूलॉजी कहेंगे ना, और जो प्लांट की कैटेगरी है उसे हम क्या बोलेंगे? बॉटनी बोलेंगे। थोड़ा ध्यान रखना, ये चार्ज नहीं है, इसकी लाइट अगर ब्लिंक करने लगे तो बता देना, हटा देंगे, नहीं तो आवाज ही नहीं रहेगी। ठीक है, बड़ी समस्या है भैया। तो जूलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ एनिमल्स, याद रहेगा। और बॉटनी क्या है? स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी पेड़ पौधों के अध्ययन को बॉटनी कहेंगे और एनिमल की स्टडी को जूलॉजी कहेंगे। अब आप लोगों को कहीं डाउट है कि प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है? ना, कभी डाउट रहता था ना सेकंड थर्ड फोर्थ की क्लास में कि ये भी जानदार चीजें हैं कैसे। आज डाउट नहीं है ना, क्यों? क्योंकि इनमें ये तीनों कैरेक्टर पाए जाते हैं कि नहीं। प्लांट्स भी श्वसन करते हैं, ये भी जो है CO2 लेकर के O2 देते हैं, और रात में ये भी O2 लेने लगते हैं, CO2 देते हैं। इनको भी फूड चाहिए। इनकी फूड की प्रोसेस का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, है ना। हम लोगों को फूड बनाना है तो तरह तरह की चीजें चाहिए। हम लोगों के फूड मटेरियल्स में जो चीजें यूज होती है उसे न्यूट्रिशन कहते हैं, और न्यूट्रिशन कितने होते हैं? 5। क्या क्या होता है? प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, और एक होता है फैट। कोई भी फूड मटेरियल आप लेते हैं ना तो उसका देखिए इंग्रेडिएंट्स में दिया रहता है इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो खाने पीने की चीजें जो हम लोग यूज करते हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड क्यों लेते हैं? फूड इसलिए लेते हैं क्योंकि उससे हमें एनर्जी मिलती है। फूड लेने का रीजन क्या है? किसी भी काम को करने की जो क्षमता है उसे ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। और एनर्जी हम लोगों को लिविंग ऑर्गेनिज्म को किससे मिलती है? फूड से। फूड से एनर्जी क्यों मिलती है? क्योंकि फूड में न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन या पोषण, पोषण किसे कहते हैं? पोषण यहां 5 प्रकार के दिए हैं, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट और फैट। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन जो है
बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स है, शरीर की टूट फूट के लिए, शरीर की रिपेयरिंग के लिए, शरीर के मरम्मत के लिए, जो भी शरीर को ग्रोथ करना है, जैसे है ना, देखे वृद्धि हो रही है, हाइट बढ़ रही है, हेल्थ बढ़ रही है, बॉडी की पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रही है, सारी चीजें का रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्रोटीन है। विटामिन क्या है? बॉडी का इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र, है ना, फाइट टू डिजीज, फाइट टू इन्फेक्शन, बॉडी को फाइट देने के लिए, प्रतिरक्षा तंत्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इम्यूनिटी चाहिए। इम्यूनिटी समझ गए? यानी बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है उसे क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं। तो ये ज्यादातर हमें किससे मिलता है? विटामिन से मिलता है। अब विटामिन आप जानते हैं अलग अलग होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के बाद एफ, यानी के आता है, ई के बाद डायरेक्ट कौन सा आता है? के आता है। सबके अलग अलग सोर्स हैं, अलग अलग रीजन है। उसके बाद देखो मिनरल्स हैं। मिनरल्स का मतलब जैसे कैल्शियम, कैल्शियम क्या एक मिनरल्स है, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, ये सब चीजें क्या है? मिनरल्स हैं, अलग अलग चीजों से मिलता है। जिंक, आयरन की भी जरूरत पड़ती है। आयरन भी क्या है? ये वाला आयरन नहीं, लोहे वाला, फॉर्मूला सेम है, वो आयरन दूसरा है जो हम लोग की बॉडी में होता है, ब्लड में होता है ना, आरबीसी में और बाकी। तो ये अलग अलग चीजें हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इस पे बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जूलॉजी के जो फादर हैं, जूलॉजी के बारे में जिसने बताया है वो सेम है, अरिस्टोटल, अरस्तु ने ही बताया है, ठीक है। उसके बाद बॉटनी के बारे में किसने बताया है? थियोफ्रेस्टस, ये नाम याद रखिएगा, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। इंटर में आपको पता है कि 1 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं, ओएमआर ऑब्जेक्टिव के बाद भी। थियोफ्रेस्टस कौन है? जिन्होंने बॉटनी के बारे में बताया। इसके एक और पार्ट है बॉटनी का जिसे माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अगर 3 हिस्से में बांटा जाए तो तीसरा कौन सा बनेगा? माइक्रोबायोलॉजी, जिसके फादर है लुईस पास्चर, लुईस पास्चर, ठीक है। मेन आप ये 2 जानते रहिए, ठीक। इसके बाद क्या हुआ? फिर स्टडी को आसान करने के लिए किंगडम बनाए गए अलग अलग, है ना। कितने किंगडम बनाए गए? 5 किंगडम बनाए गए। एक तो बन गया एनिमेलिया, दूसरा बन गया प्लांटाई, 2 ये बन गए, और कौन सा बना? मोनेरा और प्रोटिस्टा और फंजाई, 5 किंगडम टोटल बने आर.एच. वीटेकर से, है ना, ठीक है। वीटेकर ने बताया था ना, वीटेकर ने क्या बताया कि 5 किंगडम हैं। अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। जो मेन टॉपिक हम लोग का क्या है आज का? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स होता क्या है, इसको इरेज कर देते हैं। देखो बायोलॉजी की जितनी भी अलग अलग ब्रांच है ना, बायो में मतलब क्या है कि ये तो कंफर्म है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी है, लेकिन फिर उसमें भी हर चीज की एक स्पेशल स्टडी है। जिस चीज की स्टडी करेंगे उसको अलग नाम से जानेंगे। 2-4 एग्जांपल हम देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टडी कर रहा है सिर्फ हार्ट की, तो ये क्या है? कार्डियोलॉजी। क्या है? कार्डियोलॉजी। और करने वाला क्या कहलाएगा? कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। अगर किडनी का है तो किडनी के अंदर एक पार्ट पाया जाता है नेफ्रॉन, और इसके डॉक्टर को बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे? नेफ्रोलॉजिस्ट। और स्टडी को बोलेंगे नेफ्रोलॉजी। है बायोलॉजी ही, उसी की ब्रांच है ना। अगर जो है कोई किडनी का पार्ट है, यूरिया के बारे में, यूरिन के बारे में कर रहा है तो यूरोलॉजिस्ट, हड्डियों के बारे में कर रहा है तो ऑर्थोलॉजिस्ट, ऑप्थोलॉजिस्ट आंख का अलग होता है, ठीक है। स्किन का होता है तो डर्मोलॉजिस्ट, स्किन मतलब डर्म, है ना। तो अलग अलग चीजों की स्टडी है। उसी तरह से क्या है कि एक स्टडी है जिसका नाम है जेनेटिक्स। यहां पे कोई लॉजिस्ट नहीं आ रहा है। जेनेटिक्स क्या है? एक बायोलॉजी की स्टडी का नाम है। तो इसके अंदर किस चीज की स्टडी करते हैं? आप लोगों ने बहुत सी जगह सुना होगा ना कि ये चीज जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स है कि नहीं है। जेनेटिक्स क्या होते हैं कि 1 जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ लक्षण जो पहुंचते हैं, माता पिता से संतान में लक्षण पहुंचते ही नहीं पहुंचते हैं। अब यहां ध्यान दो पूरा, ठीक है। बहुत से लक्षण हैं जो माता पिता से संतान में पहुंचते हैं। हम में आप में जो लक्षण, कुछ कैरेक्टर ऐसे होंगे जो माता पिता से हम लोगों में आते हैं। उस लक्षणों की स्टडी को, उस जो कैरेक्टर हैं उसकी स्टडी, उसके अध्ययन को जिस विषय में पढ़ते हैं उस विषय का नाम है जेनेटिक्स। हिंदी में कहेंगे आनुवंशिकी या आनुवंशिकता। इसके जनक का नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, एक ही नाम है।
फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को लोगों ने कब जाना? जब इन्होंने जेनेटिक्स के बारे में अपने प्रयोग किए, और किस पौधे पे किए? मटर के पौधे पर किया। मटर के पौधे का साइंटिफिक नेम क्या है? पाइजम सटाइवम। पाइजम सटाइवम। अंडरलाइन किस लिए कर रहे हैं? ताकि पता चले कि ये बोटेनिकल नेम है, बायोलॉजिस्ट है ना, बायोलॉजिकल नेम है। तो एक इसमें दो वर्ड है, एक जेनेटिक्स है और एक है हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब है वंशागति। ठीक है, थोड़ा सा आराम समझाए ना, एक साथ बहुत चीजें फिर माइंड में रुकेंगी नहीं। और इससे पहले वाला कुछ लिखा होगा नहीं, इतना तो है नहीं कि हम बताते रहे तुम लिखते रहो। ठीक है, वो इरेज हो गया तो कुछ दिमाग में ठहरा, भूल गए, वो सब नहीं लिखे थे अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, भूल जाओगे, नहीं तो वीडियो देख लेना बाद में, है ना। चलो इसी बहाने रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है, तो हेरिडिटी क्या है? ये देखिए, ये पूरी बुक या पूरी एक ब्रांच का नाम है। ये चीज आप समझिए, इससे बायोलॉजी क्या है? पूरी स्टडी का नाम है ना। फिर उसके अंदर छोटी छोटी अलग अलग चीजें हैं, जैसे अभी आपने देखा ना, हार्ट का, किडनी का, आंख का, सब चीज का अलग अलग है ना। वैसे जेनेटिक्स क्या है? ये बायोलॉजी की ब्रांच है, एक शाखा है, जिसके अंदर हम जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब वंशागति क्या है? वंशागति किसे कहते हैं? एक वंश से दूसरे वंश में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाता है, उस प्रक्रिया को वंशागति कहते हैं। दोनों में फर्क क्या है? प्रक्रिया, जहां पर उसकी स्टडी करते हैं, उसकी पढ़ाई करते हैं, उसको आनुवंशिकता कहते हैं, और जो ये काम होता है, इस काम को वंशागति कहते हैं। फर्क समझ रहे हैं? वंशागति का मतलब क्या है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जाना, इतनी बात है। इसे क्या कहेंगे? लक्षणों का जाना। जैसे मान लीजिए कि सामाजिक लक्षण मत समझिएगा, जैसे कोई है ना, कई बार हमने मना किया है, जैसे मान लीजिए किसी की पिताजी पुलिस में है, उसका बेटा भी पुलिस में है, तो जेनेटिक्स है, ये सामाजिक लक्षण है ना। पिताजी जो है मान लीजिए किसी के डॉक्टर हैं, बेटा भी बाई चांस डॉक्टर बन गया, तो जेनेटिक्स है? नहीं है। जेनेटिक कैरेक्टर ये नहीं है, ये सारे क्या है? तो सामाजिक है, बने, मेहनत किए तो बन गए। ठीक है, अच्छा, इसमें अब कुछ हम वर्ड लिख रहे हैं जो आप थोड़ा सा देखिएगा, और एक पहले बता देते हैं। अब ये लक्षण जो जाते हैं, ये किस वजह से जाते हैं, किस चीज के थ्रू जाते हैं? तो इसकी जो इकाई है, इसकी जो यूनिट है, उसका नाम है जीन्स। क्या नाम है? जीन्स है। ये जीन्स क्या होते हैं? जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते हैं, माता पिता से हमारे अंदर, हमसे फिर हमारी संतान में, फिर उनकी संतान में, ऐसे ट्रांसफर होते रहते हैं। इसके लिए सहायक क्या होता है? डीएनए। कौन सहायक है? डीएनए। एक होता है आरएनए। डीएनए, और अगर दोनों में से डी और आर हटा दे तो क्या बचेगा? एनए बचेगा ना। एनए का मतलब है न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का मतलब डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों जो है ना, बोथ आर जेनेटिक मटेरियल्स। ये दोनों जेनेटिक मटेरियल हैं, आनुवंशिक पदार्थ हैं। लेकिन डीएनए क्या है? ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का है। और आरएनए क्या है? वायरसेस, सम वायरसेस। वायरस का जो लक्षण एक वायरस से दूसरे वायरस में जाता है, वो किसकी वजह से जाता है? आरएनए। और हम लोगों में जो कैरेक्टर माता पिता से आए हैं, वो किस चीज के थ्रू आए हैं? डीएनए की वजह से आए हैं। हम, आपका डीएनए, आपके पिताजी का डीएनए, हमारा डीएनए, पिताजी का डीएनए क्या होगा? सेम रहेगा। कौन सा डीएनए मैच नहीं करता? डीएनए फिंगरप्रिंट, इसको भी डीएनए बोलते हैं। जो डीएनए फिंगरप्रिंट्स हैं, एलेक्स जेफरे साइंटिस्ट ने बताया है, ये दो लोगों के आपस में मैच नहीं कर सकते, चाहे वो ट्विंस हों। अगर जुड़वा भाई हो ना, तो उनके भी आपस में ये मैच नहीं करेंगे। एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा नहीं है? मोबाइल में आप लगाते हैं ना फिंगर, अब तो वो वाला है, तो मोबाइल में अगर आपने लगाया है तो दूसरे हाथ के फिंगर अंगूठे से भी नहीं खुलता। सोचो खुद के खुलता है क्या? गलत बता रहे, बताओ। जैसे राइट हैंड का लगाया है तो लेफ्ट वाले से खुलेगा, तो है ना। तो उसी तरह से क्या है कि जब खुद के अंगूठे का मैच नहीं कर रहा है, तो बाकी किसी का भी फिंगर मैच नहीं करता आपस में, वो भी डीएनए। अब यहां पे एक चीज समझिए कि जब डीएनए और प्रोटीन आपस में मिलते हैं तो क्रोमोसोम बनता है, यानी गुणसूत्र बनता है। आज यहीं तक बताएंगे। डीएनए और प्रोटीन आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? क्रोमोसोम। जितना बताएंगे कल पूछेंगे, ठीक है। हाँ, टाइप है, टाइप है। ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए, ये डीएनए का प्रकार है। अभी पहले डीएनए समझेंगे, फिर डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल समझेंगे, वाटसन एंड क्रिक का, फिर उसके टाइप पढ़ लेंगे।
mRNA, tRNA, rRNA, RNA के भी तो टाइप हैं, डीएनए का भी टाइप है। तो गुणसूत्र है, गुणसूत्र क्या है? गुणसूत्र एक धागे के जैसी संरचना है, ठीक है। गुणसूत्र क्या है? एक धागे के जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे धागा होता है ऐसी एक संरचना पाई जाती है। माइक्रोस्कोपिक स्टडी में साइंटिस्ट लोगों ने देखा, वाल्डेयर ने और स्ट्रॉसबर्गर ने, दो साइंटिस्ट ने, एक वाल्डेयर और एक स्ट्रॉसबर्गर, इन दोनों ने देखा इसके बारे में। तो ये गुणसूत्र है क्या? ये इससे ये जानकारी प्राप्त होती है, जेंडर के बारे में भी पता चल जाता है और जीवों के बारे में भी पता चलता है। जैसे हम लोगों का नाम क्या है बायोलॉजी में? होमो सेपियंस। इंसान क्या है? होमो सेपियंस, सभी का यही नाम है, होमो सेपियंस। बाकी आपके जो अपने नाम है वो सब सामाजिक है, रखा गया है ना, लेकिन बायोलॉजी की लैंग्वेज में हम लोगों का क्या नाम है? होमो सेपियंस। क्या हम लोग किस जनरेशन के हैं? होमो के हैं। किस प्रजाति के हैं? सेपियंस के हैं। हम लोग का वंश होमो है, जाति सेपियंस है। चाहे इंडिया के हो, अमेरिका के हो, पूरे वर्ल्ड में कहीं का इंसान होगा उसका नाम क्या है? होमो सेपियंस है। ना जाति है, ना धर्म है, ना कुछ है, सिर्फ एक नाम है। क्या नाम है? होमो सेपियंस है। स्ट्रक्चर भी तो सबका सेम है भाई, 206 हड्डियां सभी में है, हार्ट है एक ही जैसे होना चाहिए, सारे स्ट्रक्चर सेम है ना। जैसे स्ट्रक्चर ये डाइजेस्टिव का लगा है, वो लगा है, अब इस पे नाम थोड़ी लिखा है कि हिंदू का है, मुस्लिम का है, किसका है, ठीक है। क्यों? क्योंकि होमो सेपियंस ये कॉमन नेम है, किसका? इंसान का। तो सभी इंसानों का नाम क्या है? होमो सेपियंस है। तो इसी तरह से इंसानों में ये क्रोमोसोम पाया जाता है, गुणसूत्र सभी जीवों में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो इंसानों में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? 46, ठीक है। 46 कितने जोड़े? 23 जोड़े, 23 पेयर, ये सब याद रखना, ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं इंसानों में? 46, 23 जोड़े। अगर देखिए गुणसूत्र कैसे लिखा जाता है, मेल में गुणसूत्र XY होता है, फीमेल में गुणसूत्र XX होता है, ठीक है। अगर XX गुणसूत्र है इसका मतलब फीमेल, ठीक है, और अगर XY लिखा है इसका मतलब मेल। तो पुरुषों में, लड़कों में, बॉयज में जो गुणसूत्र होते हैं उसे XY कहते हैं, और महिलाओं में, गर्ल्स में जो गुणसूत्र होते हैं उसे XX कहते हैं, और सभी में गुणसूत्र 46 ही होते हैं। क्या आप कुछ बोलना चाह रहे हो? सभी इंसानों में गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं। अगर इससे 47 है या इससे 45 है तो इसका जो 21वां जोड़ा है, ठीक है, 23 जोड़े होते हैं ना, वहां पर डिसऑर्डर है, यानी कम या ज्यादा है, बाद में नहीं होता है, ऐसा जन्म से हो सकता है। तो इस डिसऑर्डर को, इस कमी को, है ना, इस चीज को एक बीमारी कहते हैं, ये एक रोग है। ये क्या है? सिंड्रोम है। इस बीमारी का नाम क्या है? सिंड्रोम। सिंड्रोम बीमारी है, इसके बारे में स्टडी करिएगा, है ना। सिंड्रोम किसमें होता है? न्यूबॉर्न चाइल्ड में होते हैं, नवजात शिशुओं में होते हैं, नए जन्मे बच्चों में होते हैं। आप खाली इसको गूगल पे लिख दीजिएगा, बस गूगल पे लिखिए सिंड्रोम, जाइए इमेज पे, इमेज पे आपको जितने बच्चे दिखेंगे बिल्कुल अजीब दिखेंगे, ज्यादातर इसको फॉरेनर दिखेंगे, अंग्रेज टाइप के दिखेंगे। होता क्या है, जैसे उनकी आंखें तिरछी होती हैं, माथा चौड़ा होता है, ठीक है, भवें भी बहुत उभरी हुई होती है, जबान निकली रहती है, बाकी जो ये शरीर है ना ये थोड़ा सा ज्यादा ग्रोथ नहीं करता है, सर का स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा रहता है। मोबाइल पकड़ दो, उसको कहीं जाना है। थक गया क्या? अरे बाप रे, ठीक है, कैल्शियम की कमी है तुम्हारे हाथ में। तो सिंड्रोम ये है ना, अलग अलग प्रॉब्लम। ऐसे बच्चों का ब्रेन क्या होगा? अल्प विकसित रहेगा। ये सारे लक्षण लिखने पड़ेंगे, क्वेश्चन आएगा ना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्राइडू-चैट सिंड्रोम, या सिर्फ सिंड्रोम। तो सिर्फ सिंड्रोम पूछा जाए तब आपको बताना है सिंड्रोम क्या होता है। गुणसूत्रों की कमी या अधिकता 21वें जोड़े पर जब हो जाती है तो ऐसे प्रकार के लक्षण नवजात शिशुओं में पाए जाते हैं जिसे सिंड्रोम कहते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, कुछ जन्म से बच्चे सभी रोते हैं, इनमें भी एक क्राइडू-चैट सिंड्रोम है, उसमें बच्चे अधिक रोते हैं। पूछो पूछो, क्या कह रहे हैं? नहीं, वो तुम्हें कैसे पता 22वें में होगा? स्टडी जब होती है ना तो स्टडी में ये पता किया गया कि जो गुणसूत्र कम हुआ है ये 23वें 22वें नहीं बल्कि 21वें में एक गुणसूत्र कम हो गया है, जन्म से है ना, कोई मैनुअल काम थोड़ी है, नेचुरल। 22वें में क्यों होगा? क्यों होगा ये भी तो बताओ। हाँ, नहीं होता है ना। तुम्हारा क्वेश्चन इस तरह है ना, जैसे अभी हमने यहाँ पे लिखा है ना ये चीजें,
या कोई और चीज लिख दे, मान लीजिए APPLE एप्पल लिख रहे हैं, तो आप ये पूछ रहे हो कि L डबल नहीं हो सकता? L क्यों डबल होगा? L की जरूरत नहीं है, P डबल होता है ना इस वर्ड में, L डबल हो सकता है, फिर उसकी मीनिंग कुछ और हो जाएगी ना। तो सिंड्रोम की स्टडी हो चुकी है, अब स्टडी होना बाकी थोड़ी है। स्टडी होने के बाद बताया गया है कि 21वें जोड़े में कमी या अधिकता होती है, डाउट थोड़ी है। अगर डाउट होता, जैसे ये स्पेलिंग हम लोग को आती है कि यहाँ पे P ही डबल होता है, तो अब इसमें डाउट थोड़ी ना है। वैसे यहाँ पे कंफर्म है 22वें में कम ज्यादा क्यों, अगर 22वें में कभी कम ज्यादा होगा तो कोई साइंटिस्ट खोज के आविष्कार करके बताएगा कि ऐसा भी होता है, ठीक है। तो स्टडी हो चुकी है, स्टडी ना होती। बाकी आप अब सब साइंटिस्ट ही कह रहे हैं क्या, कुछ आप लोग भी तो स्टूडेंट हो, स्टडी करो, ठीक है। एक माइक्रोस्कोप खरीदो, किसी एनिमल का, किसी चीज का आप स्टडी करके देखो, या अपने ब्लड से आप स्टडी करो, एक आध ड्रॉप निकालो, उस पर स्टडी करके देखो, है ना। पैथोलॉजी में काम करो, जानकारी एक्स्ट्रा हो। आप करते करते कुछ साइंटिस्ट ने 21वें तक खोजा, आप 22वें तक कर लो, है ना। उन्होंने मना थोड़ी किया कि 22वें में ना करना, ठीक है। कुछ काम दे रहे हैं आपको, घर से पढ़ के क्या आना है कल के लिए। अभी सभी लोग इधर ही पढ़िए, ये सेकंड यूनिट है बायोलॉजी का, फर्स्ट चैप्टर नहीं है ना। हाँ नहीं रुके, रहो, काम तो दे दे, सबूत तो रहे नहीं, को काम ही नहीं दिए थे। जेनेटिक्स का जो चैप्टर है ना, उसको आप लोग खाली पढ़ के आइएगा, और आज जितना टॉपिक बताया इससे रिलेटेड अगर कुछ है तो उसको याद करके आना, ठीक है। जो मेंडल के नियम है वो जरूर पढ़ के आइएगा, मेंडल के नियम। जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं उनको लग रहा है कि हमें जरूरत नहीं है, वो नहीं पढ़ के आएंगे, डायरेक्ट सुना देंगे, ठीक है। कुछ काम और बता रहे हैं उसको बैठ करिए, स्टॉप कर दीजिए।